जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बनाया गया है और जिसमें इसका पीडीएफ और इसका हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है। साथ ही 100 क्वेश्चन वाला जो सीरीज चलता है उसका भी पीडीएफ दिया जाता है। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर ये 23 है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ओल्ड ग्रुप जो बनाया हुआ था, जो पुराना ग्रुप बनाया था, उसमें अब कोई पीडीएफ कोई वीडियो नहीं जाएगी। अब जो नए ग्रुप बनाई गई है पेड ग्रुप, जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये, उसमें जो है पीडीएफ और जो भी है हैंड रिटेन नोट्स और वीडियो जितने भी चीज़ें हैं उसी ग्रुप में अब जाएंगे। तो आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं नया ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साइकन जो है पॉरीफेरा समूह का है, सही है। फंजिया प्लेटेहेलमिन्थी समूह का नहीं है। फंजिया जो है ये है, इसका फंजिया का हिंदी नाम है कोरल या परवाल। फंजिया को हिंदी में बोलते हैं कोरल या परवाल बोलते हैं, ठीक है। और फंजिया जो है वो है सिलेंट्रेटा संघ का। कौन सा संघ का है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा कहिए या दूसरा नाम उसका है नाइडेरिया, ठीक है। अब तीसरा है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस निमेटोडा संघ का, सही है। और लोकस्ट जो टिड्डा होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का, ये भी सही है। और प्लेटेहेलमिन्थीस संघ में कौन कौन आते हैं? तो प्लेटेहेलमिन्थीस संघ में आते हैं फीता कृमि, गोल कृमि। गोल कृमि नहीं आएंगे, फीता कृमि और चपटा कृमि, ये दोनों कृमि जो है प्लेटेहेलमिन्थीस संघ में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सुमेलित नहीं है। फंजिया कौन से संघ का है? तो फंजिया है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ का। हॉसन क्लेवर अथवा बॉकमोन संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का उत्पादित किया जाता है? तो उत्पादित किया जाता है किसका? विरंजक चूर्ण का। किसका? विरंजक चूर्ण का। और इस्पात को बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। इस्पात जो है इसे बनाया जाता है बेसेमर प्रक्रम से। विराम स्थित वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg है, उस पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह विराम में ही रहा, परंतु 10 न्यूटन बल लगाने पर वह गतिशील हो गया। गतिशील अवस्था में वस्तु से उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इस 5 न्यूटन का कोई काम ही नहीं, ठीक है। 5 kg का वस्तु है और 10 न्यूटन पर लगाने पर गतिशील हो रहा है। इसमें वस्तु का त्वरण पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, F बराबर ma। तो F कितना दिया हुआ है? F दिया हुआ है 10 न्यूटन, m दिया है 5 kg और निकालना हमें त्वरण है, a निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वृक्षों के मध्य भाग की लकड़ी जिसे साल कहते हैं काफ़ी मजबूत होती है। इसका कारण है कि, देखिए इसका कारण है ये मृत कोशिका के बने होते हैं जिसमें पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। वृक्ष जो होता है उसमें जो लकड़ी होता है, जिसका अंदर वाला भाग जो है देखते हैं वो बहुत कठोर रहता है और वो जो है काफ़ी मजबूत रहता है। इसलिए मजबूत रहता है क्योंकि वो जो है मृत कोशिका का बना रहता है। लेकिन ये जो साइड वाला भाग देखिएगा, उसमें देखिएगा कुछ कीड़े लग जाएंगे या कुछ ना कुछ होते रहता है, कमज़ोर रहता है, क्योंकि वो जो है जीवित कोशिका का बना रहता है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट, और ये जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला का रंग होता है कत्थई रंग। कौन सा रंग का होता है? कत्थई रंग का। और जो ये साइड वाला भाग होता है, साइड वाला भाग हल्का सफ़ेद रंग का होता है, हल्का सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है? कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है? अगर देखिए, अगर भूरा रंग प्रदान करना है तब आपको फेरिक ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? फेरिक ऑक्साइड। लेकिन आपको हरा रंग प्रदान करना है तो क्रोमिक ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। क्रोमिक ऑक्साइड, हरा रंग। अगर आपको लाल रंग प्रदान करना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, लाल रंग मैग्नीज डाइऑक्साइड। और कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तब कौन सा रंग? नीला रंग प्राप्त होगा। किसी बंद बर्तन में 12 मोल CO2 गैस संग्रहित है। बर्तन में खोलने पर 6 मोल CO2 गैस विसरित हो जाता है। तो 6 मोल जब विसरित हो गया तो मात्र 6 मोल बचा है। शेष बर्तन में बचे CO2 गैस के परमाणु की संख्या कितनी होगी? ये भी आसान सा है, आपको पता है कि 1 मोल में
6.022 गुना 10⁻23 अणु होता है। ये आपको पता है 1 मोल में। अब 12 में से 6 मोल उड़ गया तो 6 मोल बचा है। तो 6 मोल में कितना, जब 1 मोल में इतना होता है तो 6 मोल में कितना होगा, तो 6 मोल में हो जाएगा 36.132 गुना 10⁻23 अणु। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है CO2 गैस में अणु की संख्या। तो CO2 गैस में जो है ये तो हम लोग को अणु निकला है, लेकिन परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो परमाणु CO2 में 3 परमाणु होते हैं, इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। तो उसके बाद आपको प्राप्त होगा 1.08396 गुना 10⁻25 परमाणु। ठीक है। इनमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी है? नेफेंथीज, डिस्कीडिया, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन लगा दीजिए इनमें से सभी, और वही इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है ना, तो इसी को कर दीजिए इनमें से सभी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है? तो इसमें से एल्युमिनियम जो है सबसे हल्की धातु है। वैसे धातु के घनत्व पर डिपेंड करता है कि वो कितना हल्का होगा। जिंक का जो घनत्व है वो हो जाएगा 7.1, कॉपर का 7.8, एल्युमिनियम का 2.7 और सिल्वर का है 10.5। और इसका जो मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सबका वही है। इस अनुसार आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। 5 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकेंड में 35 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से प्राप्त कर लेता है। बल द्वारा वस्तु द्वारा आरोपित बल हो जाएगा। फॉर्मूला इसका है F बराबर ma। ठीक है। लेकिन मुझे जो है ए पता नहीं है, तो हमें पहले ए निकालना होगा। तो ए निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V माइनस U/T। तो V दिया हुआ है 35 माइनस U दिया हुआ है 10 नहीं ना, 25 दिया हुआ है ना। V हो गया 35, 25। ठीक है। और बट्टा में आ जाएगा 25। एक से, हाँ ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड। V माइनस U/T लगेगा। V दिया है 35, U दिया है -10 और T तो 25 सेकेंड दिया है 25। तो 1 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा आपका क्या, त्वरण आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F बराबर ma वाला। ठीक है। तो F निकालना है तो M दिया हुआ है 5 kg और A निकाले हैं 1, तो 5 गुना 1 बराबर 5 न्यूटन इसका बल निकल जाएगा। और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ भी आ सकता है क्योंकि साफ़ सुथरा बन नहीं पाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है, इसीलिए मैं PDF देता हूँ, PDF उसका देता हूँ जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और जो मैं नोट बनाता हूँ खुद से उसका मैं PDF देता हूँ आप लोग को। ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है और साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आसानी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी जो है इस मंथ वाला तो समाप्त तो होने ही वाला होगा। ये 23 नंबर सेट, वैसे 20 सेट ही मिलता था, लेकिन अब की बार जो है 23 सेट तक मिल चुका है। अब हो सकता है न्यू सेट न्यू मंथ का स्टार्ट हो जाए, और उधर 100 क्वेश्चन वाला में स्टार्ट हो चुका है, तो उसे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, या कल से ही स्टार्ट कर देंगे। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होता है? देखिए, पीयूष ग्रंथि से या आग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो भी हार्मोन होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। किससे? प्रोटीन से। और अंडाशय या वृषण से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो वसा से निर्मित होता है। ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो थायरोक्सिन से जो हार्मोन निकलता है उसे टायरोसिन अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टायरोसिन अमीनो अम्ल। ठीक है। लवण किस प्रकार के यौगिक हैं? तो लवण जो हैं वो धातु और अधातु की जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है, और भस्म और क्षार की जब अभिक्रिया करवाते हैं, यानी अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो भी लवण प्राप्त होता है। लेकिन धातु और अधातु की जब इस क्वेश्चन के अनुसार धातु और अधातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्राप्त होता है। और लवण जो है आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक जो हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उसका 80% पॉइंट जो है आपको नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। रिवीजन करने में भी आसान होगा और अपना नोट्स बनाने में भी आसान होगा। सीधे ऊपर फेंका गया एक पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड में लौट जाता है।
पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई क्या होगी? सीधे ऊंचा गया, फिर से लौट गया, पूरा दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है और कितना ऊंचाई है वही निकालना है। ठीक है, तो 3 सेकंड जाने में लगा होगा और 3 सेकंड आने में लगा होगा। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए आपको 2 फार्मूला से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो पेड ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, पेड ग्रुप में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पेड ग्रुप का चार्ज कोई खास नहीं रखा गया, मात्र 11 रुपये, जो कि आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कीजिए और मैं वहाँ पे आपको QR कोड दूंगा, उसके बाद ही आप पेड कीजिएगा। मैं कहीं भी इधर उधर अपना QR नहीं दे रखा हूँ। अगर आप अदरवाइज़ कहीं भी पेड करते हैं उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। बिना मेरे से बात किए हुए आप पैसा पेड नहीं करेंगे। इसमें जो है पहला फार्मूला लगेगा भी निकालने के लिए u माइनस GT। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका u निकल जाएगा। u निकलेगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद फार्मूला हाइट निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइए कौन सा, तो इसमें लगेगा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये फार्मूला लगाइएगा, फिर आपको आंसर आ जाएगा 45 मीटर। इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आते हैं? तो देखिए, उत्सर्जन, आपको पता होगा बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका जो है उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन जब हम करते हैं तो कुछ जीव जंतु होते हैं जो यूरिया का करते हैं उत्सर्जन, कुछ होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और कुछ जो होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनियोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। और मनुष्य जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से मनुष्य को यूरियोटेलिक कहा जाता है। मनुष्य और उभयचर जो हैं यूरियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। अमोनियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो अमोनियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। और यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पक्षी, सरीसृप और कीट ये सभी आते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवहन मंडल जिसमें जाइलम केंद्र की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होता है तथा दोनों के बीच कैम्बियम भी होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको कोलेट्रल ओपन। क्या कहा जाता है? कोलेट्रल ओपन। और इसमें देखिए, अब आप बोलिएगा कि PDF लेने से क्या फ़ायदा है, और इसमें अभी 4 फिगर बनाया हुआ है, जो 4 फिगर मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं पाऊँगा अच्छे से। ठीक है, और उस कॉपी में जब आप देखिएगा, कॉपी का जो PDF में दूंगा उसमें आप समझ जाइएगा आसानी से कि अलग अलग नाम होता है। जैसे एक मैं बता देता हूँ, ऐसे ये हो गया, जिसके बीच में जो है संवहन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जाइलम, एक फ्लोएम होते हैं और कैम्बियम होते हैं। जाइलम फ्लोएम जो है सभी पौधे में पाए जाते हैं, कैम्बियम जो है विकसित पौधे में पाए जाते हैं। तो बीच में कैम्बियम और ऊपर में आप ले लीजिए फ्लोएम और नीचे में जाइलम है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को, इस प्रकार के कैम्बियम को कहा जाता है कोलेट्रल ओपन। क्या कहा जाता है? कोलेट्रल ओपन। इसी प्रकार इस चारों का भी फिगर बनाया हुआ है नोट्स में, वो आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेड ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लेट करते भी हैं तो फिर भी आपको लॉस ही है। लॉस इस प्रकार से है कि नया सेट मैं जब स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, तो नया सेट स्टार्ट कर दूँगा तो जब तक ये सेट चलेगा तब तक ही आपको PDF मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो 4-5 सेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उस ग्रुप में मैं डाला हूँ तो 4-5 सेट पिछले का भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट ग्रुप बनेगा, नया ग्रुप, फिर उसमें ऐड होना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं 11 रुपये में मात्र 1 मंथ के लिए PDF दिया जाता है। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है, इसकी आवृत्ति 12 हर्ट्ज है। तो इस ध्वनि का चाल कितना होगा? तो इस ध्वनि का चाल जो है वो कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला है V बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो बस 512 हर्ट्ज और लैम्डा 0.6 गुना कर दीजिए, 307.2 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिससे घाव भरने में मदद मिलती है? सोमेस्टोस्टेरिन। CuSO4 प्लस Fe जब अभिक्रिया होता है तो FeSO4 प्लस Cu, इस अभिक्रिया में कौन अवकारक है? देखिए, जो अभिक्रिया के दौरान अवकरण करवाता है उसे अवकारक कहते हैं। तो Fe जो है वो अवकरण करवाता है। ठीक है, Fe देखिए चेंज होकर इधर अवकरण करवाया। 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध है? तो V बराबर IR फार्मूला है इसका, V दिया है 220
और इसमें क्या निकालना है हमको, प्रतिरोध निकालना है, यानी आर दिया हुआ है, आई निकालना है। तो आर हो गया आपका 50, तो ये 4.4 एम्पियर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। तो संयुक्त, देखिए ये क्वेश्चन सर भी नहीं बताएं और मुझे भी टाइम नहीं मिला सर्च करने का। आप लोग सर्च करके इसका आंसर बता दीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है अभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी सहायक गैस हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसके अनुसार नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। देखिए जिसका तारतम्य अधिक होगा उसका जो है आवृत्ति अधिक होगी और उसका आवाज़ जो है वो पतला होगा, ठीक है। कुछ पौधे में उपचर्म जैसे छाल पर मोम की तरह जम जाता है, जिसे कहा जाता है ब्लूम। क्या कहा जाता है, ब्लूम। और क्यूटीन जो है क्यूटीन भी जमता है, लेकिन जीरो फाइट वाले पौधे पे। कहाँ पे, जीरो फाइट मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसके ऊपर जो है क्यूटीन जमता है, उसे जो जमता है उसे क्यूटीन कहा जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई का विकास कभी भी मेडिकल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि चंद्र का सतह चित्र लेने के लिए किया गया था। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे। तो ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी एक बार बता देता हूँ शॉर्टकट में, वैसे समझ जाइएगा, आसानी है, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा आप लोग पहले से ध्यान दिए होते तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, तो कैल्शियम का हो जाएगा कितना, 40, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। बस हो गया, आसान हो गया। तो इसे आप जोड़ दीजिए और इसमें निकालना किसका है, कैल्शियम का निकालना है, यानी C का निकालना है। C का मैंने कितना बताया, 12। अच्छा 10 ग्राम कैल्शियम का निकाला, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल हैं, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 40 + 12 प्लस 16 48, 48 40, तो ये हो गया 100 और 10/100 कर दीजिए, 0.1 मोल इसका आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ आपको कॉपी में आसानी से अच्छे से बनाया हुआ मिल जाएगा, तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं। किस उद्योग के कर्मचारी को श्वास संबंधी विकार न्यूमोकोनोसिस हो जाता है, ये हो जाएगा कोयला उद्योग। मानव शरीर में तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क के बीच योजक कोड का कार्य कौन करता है। तो योजक कोड का कार्य करता है मेरुरज्जु। कौन करता है, मेरुरज्जु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है, हाँ होता है। ग्लूकोज के अभाव में पौधा तथा जंतु दोनों में ही श्वसन संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो प्रोटीन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से किसका मिलान सही है। आर्नियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन सही है। मायोलॉजी बाह्य आकृति में बाह्य संरचना का अध्ययन गलत है। मायोलॉजी जो है ये मांसपेशी का अध्ययन है, किसका है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। कोन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन नहीं, ओन्कोलॉजी होगा, C हटा दीजिए, ओन्कोलॉजी जो है वो कैंसर का अध्ययन होगा। और डर्मेटोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा का अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A जो कि सही है। और ये सारा डिटेल आपको कॉपी में लिखा हुआ अच्छे से मिल जाएगा, जो नोट्स में देता हूँ उसमें आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे ये होगा ना कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं उस PDF से और अपना भी नोट्स बना सकते हैं भविष्य में रिवीजन करने के लिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु सही है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस सही है, और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस सही है, सभी सही है। लेसिथिन है लिपिड, लेसिथिन क्या है, लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जिसे बोला जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूलांकुर से विकसित जल को मूसलाजल कहते हैं, सही है। और फिर मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। किसका मिलान गलत है। लीची एरिल सही है, नारियल भूर्णपोष सही है, बेर मध्य फलवृत्ति, बाह्य एवं मध्य दोनों होगा, क्या होगा, बाह्य एवं मध्य दोनों फलवृत्ति, ठीक है। तो यही गलत हो गया। काजू बीज पत्र सही है।
इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आम का मैंजीफेरा इंडिका सही है, चाय का थियासाइनेसिस सही है, कॉफ़ी का गैसीपियम गलत है। गैसीपियम होता है कपास का, किसका होता है? कपास का वैज्ञानिक नाम है गैसीपियम। और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। क्या नाम है? कॉफिया अरेबिका। यही सुमेलित नहीं है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन तथा मांस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक हैं। लाइकेन तथा मांस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक हैं, तो ये सही है। देखिए, जिस क्षेत्र में लाइकेन है जिस क्षेत्र में लाइकेन उगते हैं उस क्षेत्र में आप मान लीजिए कि प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण बहुत कम है, ठीक है। और अगर वही लाइकेन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, इसका मतलब प्रदूषण जो है धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, ठीक है। लाइकेन आपको पता होगा शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन ही है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो आप लोग को लगता होगा कि मैं क्लास दे रहा हूँ, इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो ख़रीद के पढ़ रहे होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, ऐसा कुछ आपके मन में आता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रूफ आपको चाहिए ना, तो प्रूफ होना भी चाहिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, ये जो 23 नंबर सेट जो अभी सेट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सेट आपको फ्री में अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन का जो एप्लीकेशन है उस पर शायद फ्री है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे कंफर्म पता नहीं। अगर फ्री होगा तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, और इस वीडियो जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोनों चेक करने के बाद अंदाज़ा आप लगाइएगा कि सर जो कंटेंट 1.5 घंटे में दे रहे हैं वो कंटेंट मैं आपको 25 मिनट में दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। इसमें एक ही चीज़ का अंतर है कि सर जो है ना एक चीज़ को 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं, इसलिए टाइमिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और सर 1.5 घंटे में करवाते तो हैं, लेकिन हम जो है उसे 45 मिनट के आसपास में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम 2 गुने स्पीड पे देखते हैं, ठीक है। और वही चीज़ हम आप लोग को 25 से 30 मिनट में करवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। डीएनए के एक चक्कर की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। और डीएनए के जो रेडियस होता है, डीएनए का जो व्यास, रेडियस नहीं डायमीटर, व्यास जो होता है उसकी लंबाई है 20 एंगस्ट्रम। क्या है? 20 एंगस्ट्रम। अब कहिएगा ये कैसा क्या होता है? तो इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, ये जो बना होता है और इस दोनों के बीच की जो दूरी है उसे ही 34 एंगस्ट्रम मापा जाता है। 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो एक क्या है? 1 मीटर की ऊंचाई पर आप सीधा पकड़ के रखें, आप उसको ना ही इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं किए, बस ये जान लीजिए, तो इसका काम शून्य हो जाएगा। 20 केजी के लोहे के गोला को तथा 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार पर से गिराया था पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर, उनका जो है त्वरण समान होगा। त्वरण जो है किसी भी चीज़ का किसी भी स्थान पर समान ही होता है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता, और इसका मात्रक होता है डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ठंडे और गर्म जल से जो है Fe यानी लोहा अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये जो है भाप से अभिक्रिया करते हैं। किससे? भाप, वाष्प जिसको बोलते हैं। 1 मोल H2SO4 में S की मात्रा कितनी होगी? ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, नोट्स में लिखा हुआ, सॉल्व किया हुआ अच्छे से। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। H का तो 1 हो जाएगा, S का हो जाएगा आपको 32 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। इस अनुसार जो हमको S का निकालना है तो 32 बट्टा 16 चौक 64, 64 और 2 66, 66 और 32 98 और गुना 100 निकाल दीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा 32.65%। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलने लगता है। पाइसन का अनुपात केवल ठोस के लिए है। किसके लिए? केवल ठोस के लिए। बर्नार्ड व्यक्ति को किस लेंस से ठीक किया जाएगा? बर्नार्ड व्यक्ति को ठीक नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो है अनुवांशिक रोग है, वो किसी से ठीक नहीं होता। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? सक्रिय करने के लिए कौन सी ऊर्जा? सक्रियन ऊर्जा।
पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो ये वैज्ञानिक है F.W. वेंट। कौन है? F.W. वेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। एक सेकंड, मैं गलत बता दिया हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि गलत बताया हूँ। हाँ, मैं सही में गलत बताया हूँ। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है? तो समुद्री घास जो है फियोफाइसी को कहा जाता है, और इसे जो है भूरी शैवाल भी कहा जाता है। कौन सा शैवाल? भूरी शैवाल भी कहा जाता है। और क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल भी कहा जाता है, और रोडोफाइसी को लाल शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग गैस की उम्र पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, यही गलत है। डायनामाइट का खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, तो यही गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। गलत युग्म पूछ रहा था, बाकी सब सही है। बेल टेलीफोन, बेल टेलीविज़न, जेम्स वाट, स्टीम इंजन, सब सही है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया, और सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है वो कंटिन्यू आती रहेगी। बाकी मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले नहीं बोलूँगा। जब तक मैं सक्सेस नहीं होता तब तक कुछ बोलना नहीं है। अगर मेन है मेरा समय उतना मिलता नहीं है, समय मिले तब मैं कुछ सोचता। ठीक है, तो आप लोग को अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आइए टेलीग्राम पे मेरे से बात कर लीजिए, फिर मैं QR कोड दूंगा, फिर आप पेड कीजिएगा। इसलिए मैं इतना मिनिमम चार्ज रखा हूँ कि कोई ये ना बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। इतना मिनिमम चार्ज मैं सोच समझ के रखा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं तो आपको 150 रुपया यानी 149 रुपया एक मंथ का देना पड़ेगा, प्लस में 51 रुपया देना पड़ेगा 100 क्वेश्चन वाले सीरीज़ का, मतलब 200 रुपया आपको देना पड़ेगा सिर्फ एक मंथ में। ठीक है, लेकिन आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 11 रुपये देना पड़ेगा, और 11 रुपये में जो है आपको दोनों PDF मिल जाएगा। साथ ही मैं हैंड रिटेन नोट्स भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। एक चीज़ और दे रहा हूँ मैं, हैंड रिटेन नोट्स 100 क्वेश्चन का PDF दूंगा ही, 50 क्वेश्चन का जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका PDF दूंगा ही, और 50 क्वेश्चन का जो सर पढ़ाते हैं उसका हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा, मात्र 11 रुपये में। और ये रुपया मैं आप लोग से इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे कुछ फ़ायदा हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ कि 5-10 जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो 11-11 करके भी देंगे। तो जैसे 200 में मैं ख़रीदता हूँ तो 11-11 करके भी 10 स्टूडेंट अगर जुड़ जाएंगे तो 110 मेरे पास आ जाएगा। बाकी 90 रुपया मैं अपना लगा दूंगा। मैं इसलिए, बाकी और कोई मेरा मोटिव है नहीं इसके पीछे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।